अमेरिका वर्ल्ड ऑर्डर को रीसेट करना चाहता है। इसकी एक कड़ी हमने वेनेजुएला में देखी और उसकी अगली कड़ी ईरान प्रतीत होता है। पूरे ईरान भर में प्रोटेस्ट एक बार फिर से शुरू हो गए हैं और वो चाहते हैं कि उनके सुप्रीम लीडर खमेनी को सरकार से हटाया जाए और किसी अन्य व्यक्ति को सुप्रीम लीडर बनाया जाए। और दरअसल यूएसए भी यही चाहता है और दुनिया भर के जानकारों विशेषज्ञों का यह कहना है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये यूएसए के द्वारा करवाए जा रहे हैं, क्योंकि यूएसए चाहता है कि ईरान की मौजूदा सरकार हट जाए, जैसा वो दुनिया भर की सरकारों के साथ कर रहा है। रिसेंटली वेनेजुएला के साथ किया और वहां के नेचुरल रिसोर्सेज का और अन्य कारणों का भरपूर प्रयोग कर सके जो ईरान उसे वर्तमान में नहीं करने दे रहा है। यूएसए के कौन से इंटरेस्ट्स हैं जो ईरान को एक वल्नरेबल टारगेट बनाते हैं? एक एक करके समझते हैं कि ईरान में दरअसल हो क्या रहा है और ये एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट जो चल रहे हैं इनकी असली वजह क्या है। खामेनी ने तो साफ शब्दों में कह दिया कि अगर हमारे ऊपर कोई अटैक किया गया तो हम उसको सहेंगे नहीं और यूएसए को मुंह तोड़ करके जवाब देंगे। अभी रिसेंटली देखा गया कि ईरान में अचानक से बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई और लोग स्ट्रीट्स पर आ गए। अब जानकारों का तो यह कहना है कि ये यूएसए के टैक्टिक्स हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको यूएसए के द्वारा फंड किया जा रहा है, उनको सड़कों पर लाया जा रहा है, क्योंकि ठीक ऐसे ही प्रोटेस्ट हिजाब प्रोटेस्ट के नाम से भी जाने गए जो पिछले वर्षों हुए और वो भी यूएसए के द्वारा फ्यूल्ड थे। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब यूएसए दुनिया भर में अपनी अदर एंगेजमेंट्स में उलझा हुआ था तब तक ईरान में कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, उनके साइंटिस्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन अचानक से जैसे ही वेनेजुएला से यूएसए फ्री हुआ उसने ईरान पर और ज्यादा फोकस करना शुरू किया, क्योंकि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के बहुत ज्यादा करीब था। इन्फ्लेशन लगभग 52% बढ़ गया फूड आइटम्स पर, साथ ही एक ईरानी मुद्रा जो एक यूनिट मुद्रा है ईरान की वो 1.4 मिलियन यूएस डॉलर्स के बराबर हो गई थी। यानी कि आप ईरानी मुद्रा में यूएस को एक्सचेंज करा ही नहीं सकते, वो इतनी बड़ी मात्रा है एक आम आदमी के लिए। इसके अलावा लगभग 31 प्रांत ऐसे हैं जहां प्रोटेस्ट अभी अपने पूरे जोर पर चल रहे हैं और लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमारे सुप्रीम लीडर को हटा करके किसी दूसरे व्यक्ति को तख्त पर बैठाया जाए। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये दूसरा आदमी कौन है और इसे क्यों बैठाने की बात की जा रही है और यूएसए की इसको लेकर के क्या इंटेंशन है। ये वो प्रांत है जहां पर अभी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। देखो, प्रोटेस्ट अगर होता है तो दुनिया की राजधानी में होता है, किसी देश की राजधानी में होता है, वो पूरे देश में फैल जाए इसकी बहुत कम संभावना होती है। या तो आप एक सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहे हो तब ऐसे प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं, या कोई उन्हें बाहर से फ्यूल कर रहा हो तभी ऐसे प्रोटेस्ट हो सकते हैं। इसके बाद ईरान ने क्या किया? पूरे देश में ब्लैकआउट कर दिया, बिजली काट दी, इंटरनेट काट दिया, लोगों को सूचनाएं पहुंचनी बंद हो गई, ऐसा कार्य कर दिया और पुलिस फोर्स लगा करके उनको हटाने का काम किया गया और लगभग 38 से 45 लोगों के जो ग्रुप हैं वो गिरफ्तार किए गए और अभी तक केवल 2500 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि संख्या बहुत कम है। सरकारी आंकड़े हैं और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। अब मैं आपको बताता हूं कि यूएसए ने कैसे एक एक करके इन प्रोटेस्टर्स को यहां पर इंप्लांट किया और कैसे जो उसके साथी देश थे उनको बर्बाद करने का इससे पहले वो काम कर चुका है। मैं आपसे 4 कारण कहता हूं जो यूएसए के इंटरेस्ट्स हैं और उसके बाद पूरी पिक्चर को दोबारा से समझेंगे। यूएसए चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका कब्जा हो जाए, जो कि आज के दिन ईरान द्वारा समर्थित आतंकवादी समूहों के कब्जे में नजर आती है, जहां से 20% ऑफ द टोटल वर्ल्ड ऑयल सप्लाई होता है। ईरान चाहता है कि उसके ऊपर यूएसए की हेजिमनी ना हो, लेकिन यूएसए चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल वो अपने हाथों में ले ले। इसके अलावा ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम यूएसए के लिए सबसे बड़ा हेडेक बना हुआ है। अगर ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने में सफल हो जाता है तो वो इजराइल के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा और ईरान खुले शब्दों में कह चुका है कि वो इजराइल के एग्जिस्टेंस को ना मानता है और अगर वो न्यूक्लियर बना लेता है तो शायद इजरायली जमीन पर हमें दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेगा। यूएसए के एजेंट्स, यूएसए के इंटेलिजेंस, उसके स्पाइज जिस तरीके से ईरान में पिछले कुछ सालों से काम कर रहे हैं वो अपने आप में रिसर्च का विषय है। ईरान के बहुत सारे साइंटिस्ट्स मारे गए, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े हुए लोगों को एक एक करके गायब किया गया, उसके सुप्रीम लीडर तक को मारने की कोशिश की गई और आर्मी के टॉप मोस्ट पर्सनल को टारगेट बनाया गया। इसके अलावा यूएसए ने ईरान के जितने भी साझेदार मुल्क थे, भले वो सीरिया हो, लेबनान हो, उनको एक एक करके तबाह किया, बर्बाद किया। पहले वहां पे सिविल अनरेस्ट फैलाया, लोगों को भड़काया, महंगाई बढ़ाई, गरीबी बढ़ाई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाया और उसके बाद देश को पूरा तबाह कर दिया। और जब देश बर्बाद हो गए तो वहां अपना एक पपेट प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ले जाकर के बैठा दिया। यही मॉडस ऑपरेंडी है यूएसए का, जिसके जरिए वो पूरी दुनिया भर में रेजिम चेंजेस करता है और नंबर आ गया है ईरान का। और यूएसए इसमें दरअसल कह क्या रहा है? यूएसए का कहना है कि देखो, अगर आप हमारे साथ भिड़ोगे, लड़ोगे तो हम आपको बर्बाद कर देंगे। हम लॉक्ड एंड लोडेड हैं, हमारी गन भरी हुई है और हम निशाने पर बिल्कुल लगा करके बैठे हैं। अगर हमसे भिड़े तो हम आपको बर्बाद कर देंगे। ये ट्रंप ने अभी कहा है, क्योंकि वो वेनेजुएला को बर्बाद कर चुके हैं,
वो पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को बर्बाद कर चुके हैं, वो ग्रीनलैंड को तबाह करना चाहते हैं और ईरान उसका अगला टारगेट है। कोशिश तो उसने भारत में भी की थी लेकिन कामयाब नहीं हुए। ईरान जो कह रहा है कि हम इससे लड़ेंगे, हम झुकेंगे नहीं यूएसए के सामने, क्योंकि यूएसए ऐसा ही अटैक ईरान पर पहले भी कर चुका है जब उसने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को बर्बाद करने का फैसला लिया था। और उसमें फोर्दो, नतांज और इस्फहान जैसे जो केंद्र है जहां पर न्यूक्लियर टेस्टिंग की जा रही थी, बनाने का प्रयास किया जा रहा था, उनको भी तबाह कर दिया था। और ये स्ट्राइक्स इजराइल ने किए थे और ये प्रेसिजन स्ट्राइक्स थे, यानी कि ठीक उनकी फैसिलिटी पर जाके लगे थे। इसके अलावा ईरान के जनरल्स को मारना, आर्मी के लोगों को मारना, उसके साइंटिस्ट को मारना, ये तो यूएसए की बहुत पुरानी टैक्टिक्स हैं कि ईरान अपने मकसद में कामयाब ना हो पाए। इसके अलावा ईरान के प्राइम मिनिस्टर को मारना, ये यूएसए की और इजराइल की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि इसने ईरान को और ज्यादा मजबूत कर दिया। ईरान छोटा मोटा देश नहीं है, शिया वर्ल्ड का लीडर माना जाता है और अगर खामेनी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो एक दिन वो न्यूक्लियर भी बनाएंगे और यूएसए को इसका जवाब भी देंगे। और जो इतने सारे असैसिनेशंस यूएसए ने ईरान में किए हैं, उनका जवाब यूएसए को भी एक दिन जरूर देना पड़ेगा। अब देखो यूएसए कैसे रेजिम चेंज करता है और कैसे बदला लेता है उन राष्ट्रों से जो उसकी बात नहीं मानते, चाहे वो उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज देने की बात हो, जैसे ईरान ने मना कर दिया। ईरान के पास ऑयल है लेकिन ऑयल इतना बड़ा कारण नहीं है ईरान का जितना वेनेजुएला था। और हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि वेनेजुएला के केस में भी ये ऑयल के बारे में नहीं था, बल्कि ये चाइना वाली रणनीति के बारे में था। चाइना जो कर रहा है डी डॉलराइजेशन, ठीक उसका साथ वेनेजुएला और इस मामले में ईरान भी दे रहे थे। ईरान अपना व्यापार नॉन यूएस डॉलर में करता है, जो कि यूएसए बिल्कुल नहीं चाहता। इसीलिए वेनेजुएला के साथ जो हुआ वही ईरान के साथ करना चाहता है। दूसरी बात, ईरान का राजा कौन बनेगा, ईरान को कौन चलाएगा, इस बात का फैसला भी अभी नहीं हुआ है। खामेनी 86 साल के हैं, अगर कल को उनका स्वास्थ्य खराब होता है या कोई अप्रिय घटना होती है तो इस मामले में भी नया रूलर तो चाहिए होगा। इसीलिए खामेनी के खिलाफ लोगों को इतना भड़का दो कि उन्हें नया लीडर जब दिया जाए तो वो उससे खुश हो जाएं। और ये नया लीडर कौन बनेगा, इस नए लीडर पर अभी एम्बिग्विटी है। लेकिन ईरान का एक आदमी जो क्राउन प्रिंस है वहां का, वो मिलने पहुंचा, लेकिन ट्रंप ने इस व्यक्ति से जिसका नाम रेजा पहलवी है, इससे मिलने से ही मना कर दिया कि हम आपसे नहीं मिलना चाहते। इसका मतलब यूएसए किसी और को प्लांट करना चाहता है। ये व्यक्ति उनकी लिस्ट में अभी तक नहीं है। लेकिन अमेरिका बहुत समझदार है, वो किसी ऐसे व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनाएगा जो उनका पपेट हो। अब ये क्राउन प्रिंस है, ये अपनी वास्तविक शक्ति का अगर इस्तेमाल करने लग गया, क्योंकि इसके पास एक लेगेसी है, तो यूएसए के लिए खतरा हो जाएगा। जैसे उसने सीरिया में किया, जैसे लेबनान में किया, ये कार्य करना चाहता है यूएसए। और सीरिया लेबनान में क्या किया, पहले सिविल अनरेस्ट फैलाया, फिर आर्मी और लोगों को भिड़ाया, फिर अपने एयर स्ट्राइक्स करके आर्मी को मारा, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया और फिर एक नया रूलर बैठा दिया जो कि उनका पपेट था। लेबनान के मामले में तो मात्र पपेट था और सीरिया के मामले में भी ऐसा ही था। जो असद, बशर अल असद का जो अल्टरनेटिव था, वो अमेरिका का पपेट व्यक्ति है। अब देखो ईरान से खतरा क्या है यूएसए को। पहली बात तो उनके न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तैयारी है। दूसरा, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। ये हिजबुल्ला, हमास और इस्लामिक जिहाद, जैसे पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद कहा जाता है, और हुथीज, ये ऐसे लोग हैं जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो कहा जाता है कि ईरान के पक्ष में काम कर रहे हैं लेकिन ईरान द्वारा समर्थित नहीं है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इन लोगों को ईरान ही समर्थन दे रहा है। इनको जो सारी मदद है वो यहीं से आती है और ये अमेरिका के खिलाफ लड़ने में या अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ लड़ने का काम करते हैं। तो अमेरिका चाहता है कि अगर हम ईरान को न्यूट्रलाइज कर लेंगे तो ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ये अपने आप न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, क्योंकि ईरान के द्वारा ही इन्हें पूरा समर्थन दिया जा रहा है। अब आप एक बात और समझो, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। अगर आप इस हॉर्मुज को यहां से देखोगे, ये ईरान है और यहां पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ये ओमान है, तो यहां पर ये वाला जो इलाका पड़ता है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। दुनिया का 20% ऑफ द ऑयल सप्लाई इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है। और अगर इसको ये हूथी, हिजबुल्ला और हमास, ये सारे लोग यहां पर लड़ते रहेंगे, कैप्चरिंग करते रहेंगे बोट्स की या ऑयल टैंकर्स की, तो लोग यहां जाने से डरेंगे, कंट्रीज में हड़कंप मच जाएगा। यूएसए की जिम्मेदारी होगी कि अपने पार्टनर कंट्रीज को सही सलामत यहां से ट्रेड करवाए। इसलिए वो चाहता है कि नॉन स्टेट एक्टर्स को कम से कम यहां से बाहर भेजा जाए और ये ओमान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ईरान के बीच में पड़ने वाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कम से कम नॉन स्टेट एक्टर्स के कब्जे से बाहर ले आया जा सके और इजराइल के एग्जिस्टेंस को बचाया जा सके, ताकि ईरान इजराइल को नुकसान ना पहुंचा सके और इजराइल लगातार अमेरिका के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता रहे इस रीजन में। आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर देखोगे तो इतने सारे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनका व्यापार यहां से होता है और लगातार बढ़ता जा रहा है मिलियन बैरल्स में। तो 25 मिलियन बैरल के आसपास यहां से व्यापार होता है, विच इज अबाउट 20% ऑफ द टोटल ऑयल सप्लाई। और ये ऑयल का चौक पॉइंट भी बन सकता है। अगर अमेरिका के साथी कंट्रीज यहां से व्यापार नहीं कर पाएंगे तो अमेरिका की साख कम होगी। तो सिर्फ तेल के लिए ईरान को कब्जा नहीं कर रहा है, उसके पास बेहतरीन भरपूर रीजंस हैं ईरान को प्रॉक्सी वॉरफेयर में उलझाने की। और ईरान भी ठीक यही कर रहा था अमेरिका के साथ। जब जब उसे लगा
कि हम अमेरिका पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं पा पाएंगे, तो उसने अपने प्रॉक्सीज खड़े करने शुरू कर दिए। इसके अलावा उसने अमेरिका को बाईपास करना शुरू कर दिया। अगर अमेरिकन डॉलर का इस्तेमाल नहीं करेगा, दूसरे कंट्री के साथ सीधा व्यापार करेगा, तो उसे अमेरिका को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ईरान का जो रीजनल नेटवर्क है, चाहे वो आर्मी का हो, चाहे नॉन स्टेट एक्टर्स का हो, चाहे उसकी इकोनॉमी का हो, वो अमेरिका के लिए तोड़ना इतना आसान नहीं है। और ईरान दूसरे कंट्रीज की तरह नहीं है जो इतनी जल्दी झुक जाएगा जैसे वेनेजुएला झुक गया था। वो इंस्टीट्यूशनल रेजिलियंस भी दिखा रहा है, अपनी आर्मी को भी स्ट्रेंथन कर रहा है, अपना एक्सटर्नल सपोर्ट जो चाइना और रशिया से उसके पास आता था उसको भी मजबूत कर रहा है। इसीलिए जो ट्रंप का रेजिम चेंज प्लेबुक है वो ईरान में काम नहीं करेगा। लेकिन पूरी संभावना है कि यूएस से बहुत जल्दी ऐसे एक्शंस लेगा जिनसे ईरान बहुत सालों तक उबर नहीं पाएगा। सबसे पहले वो सिविल अनरेस्ट फैलाएगा, फिर वहां पर डायरेक्ट अटैक करने की प्लानिंग करेगा। उसके अलावा वहां के जो सुप्रीम लीडर हैं खामेनी, उनको हटाने की कोशिश करेगा, और लास्ट में वहां के नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा करके, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कब्जा करके, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करके, उसे न्यूट्रलाइज करके इजराइल को सेफ करेगा और अपनी धमक ईरान में जमाएगा। और वहां के लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं शायद, और वो अपने ही स्टेट के अगेंस्ट एक्ट कर रहे हैं, जबकि उनके सुप्रीम लीडर ईरान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि कब स्ट्राइक्स होती हैं, कब यूएस से आता है, ईरान में उतरता है। लेकिन एक बात और याद रखिए, अगर ईरान पर स्ट्राइक्स हुए तो यह बहुत बड़ा केओस हो सकता है, क्योंकि 90 मिलियन पॉपुलेशन है ईरान की, छोटी मोटी पॉपुलेशन नहीं है। अगर यह अटैक हुआ तो शायद ये पूरा रीजन केओस में चला जाएगा, और ये यूएसए की सबसे बड़ी भूल होगी जो उसने रिसेंट ईयर्स में की है। वेनेजुएला में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ईरान में ऐसा होने की पूरी संभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी बात पसंद आई हो तो हमें लाइक करें और लॉजिकल सेक्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।